हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पांडे सर, बेस्ट ट्यूटर कोचिंग भोपाल से, जहां पर आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, होम ट्यूशन सभी तरीके की सुविधाएं और इंडिया का सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है, जिससे कि आप अपने टॉप रिजल्ट्स गेन कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे चैनल शुरू किया है, जिसमें कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पहले हम फर्स्ट पार्ट में जो चैप्टर्स हैं उनके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो एनसीईआरटी और डिफरेंट एडिशनल क्वेश्चंस के साथ में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। इसीलिए इस चैनल के जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और सेव करें। आइए हम अब पढ़ते हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे एसिड्स का मतलब क्या होता है, बेसिस का मतलब क्या होता है और सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है और इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स which gives hydroxide ion H+ ion in aqueous solution and bases are compounds which gives hydroxide ion OH- ion in aqueous solution। इसका मतलब यह है कि ऐसे सभी कंपाउंड्स जिनको कि वाटर सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन वाटर में ऐड करने के बाद में जब कोई भी कंपाउंड हमें H+ आयन या फिर H3O+ आयन प्रोवाइड करता है तो उसको हम एसिड्स के नाम से जानते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास HCl है। HCl को जब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है और उसमें H+ आयन दैट इज H3O+ आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए HCl जो कि हमारे पास एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हम एसिड के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H3O+ आयन इन एक्वस स्टेट। देन हम बात कर रहे हैं बेसिस के बारे में। बेसिस आर द कंपाउंड्स व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है एसिड और बेसिस के बीच में वो H+ आयन और OH- आयन का होता है। इसीलिए जब भी कोई भी कंपाउंड हम देखें जिसमें कि हमारे को वाटर के साथ मिक्स करने के बाद H+ आयन मिले तो उसको हम एसिड बोलेंगे, और जिसमें हमारे पास OH- आयन मिलेगा कंपाउंड को डिप करने के बाद वाटर के अंदर प्रेजेंस करने के बाद में मिक्स करने के बाद तो उसको हम बेस के नाम से जानेंगे। अब हम मेन डिफरेंसेस के आगे बढ़ते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एंड टेक्सचर। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एसिड्स है तो एसिड सोर इन टेस्ट होता है मतलब खट्टा होता है, और बेसिस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट होता है जो कि सोपी टच का होता है मतलब स्लिपरी टच होता है। उसमें बेस को जब हम टच करके देखते हैं तो वो थोड़ा सा सोपी नेचर का दिखाई देता है। देन आफ्टर लिटमस पेपर टेस्ट, अब हम एसिड और बेसिस को प्रैक्टिकली पहचानेंगे कैसे, डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे, इस बात को समझने के लिए हमारे पास सबसे आसान लिटमस पेपर टेस्ट होता है। अब हम देखते हैं लिटमस पेपर टेस्ट के बारे में, जिसमें एसिड जो रहता है वो ब्लू लिटमस पेपर में अगर हम मिक्स करते हैं तो वो रेड कलर का प्रोवाइड करता है। इट मींस एसिड ऑन एडिंग विथ ब्लू लिटमस पेपर गिव्स रेड इन कलर एंड बेसिस ऑन एडिंग विथ रेड लिटमस पेपर गिव्स ब्लू इन कलर। मींस कि हमारे पास अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसमें एसिड ऐड करने से रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर है तो उसमें बेस ऐड करने से ब्लू कलर का हो जाएगा। देन आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। इसमें हम एसिड अगर ऐड कर रहे हैं तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को जब हम एसिड के अंदर ऐड करते हैं तो कलरलेस रहता है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पहले से ही कलरलेस होता है और एसिड में ऐड करने के बाद भी उसमें कोई कलर का चेंज नहीं होता। मींस कि एसिड में अगर हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड करते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है। बेस में अगर हम फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड कर दें तो उसके अंदर हमारे को पिंक कलर दिखना शुरू हो जाता है। इससे हम पहचान जाते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का है। देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक नेक्स्ट इंडिकेटर है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर मिथाइल ऑरेंज के अंदर एसिड को ऐड कर दें तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर बेस को ऐड कर देंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। देन आफ्टर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो एसिड और बेसिस दोनों ही सब्सटेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करते हैं। एसिड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन और H3O+ आयन, एंड बेसिस जो कंडक्ट करते हैं ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH- आयन इन एक्वस स्टेट। नेक्स्ट अब हम आगे एसिड और बेसिस में एग्जांपल्स के बेसिस पर इनमें डिस्टिंक्शन समझेंगे, कैसा डिफरेंस होता है एसिड में एग्जांपल्स का और बेसिस के एग्जांपल्स का। तो एसिड के हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उनमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका कि केमिकल फॉर्मूला H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड है जिसका कि केमिकल फॉर्मूला HNO3 है। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, और उसके बाद हमारे पास अनदर एग्जांपल है जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला KOH है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनमें डिसोसिएशन ऑफ आयंस जो रहता है वो
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इट मींस कि हमारे पास जो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, इनको जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो इसमें H+ आयन ज्यादा क्वांटिटीज में मिलते हैं, इसीलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। देन आफ्टर हम यहाँ बात कर रहे हैं NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। इनको भी जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो इसका जो डिसोसिएशन होता है, मतलब NaOH और OH- का सेपरेशन जो रहता है वो मैक्सिमम एक्सटेंट का होता है। इसमें सबसे ज्यादा हमारे को OH- आयन मिलते हैं, इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर हम बात कर रहे हैं कुछ अदर एग्जांपल्स की, जिसमें वीक एसिड एंड वीक बेसिस। तो वीक एसिड का एग्जांपल हमारे पास में है एसिटिक एसिड CH3COOH, एंड देन आफ्टर हमारे पास अदर वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ये सभी एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स यूजुअली वीक नेचर के होते हैं क्योंकि उसमें डिसोसिएशन जो होता है H+ आयन का वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में हम स्ट्रॉन्ग या वीक का मतलब ये रहता है कि जिस एसिड का डिसोसिएशन में H+ आयन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ऐसे ही कोई भी कंपाउंड जिसका कि OH- आयन ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अगर उसमें क्वांटिटी ऑफ H+ आयन कम होती है तो उसको हम वीक एसिड बोलेंगे, और अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर बेस में OH- आयन का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है वाटर के साथ में OH- का कंसेंट्रेशन लेस है, तो उसको हम वीक बेस बोलेंगे। यहां पर वीक बेस के एग्जांपल्स में हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका कि फॉर्मूला NH4OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि CaOH होल ट्वाइस है। अब हम समरी वाइज करके देखते हैं कि एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स के बीच में मेन बातें डेफिनेशन वाइज क्या हो सकती हैं। तो हम बताएंगे कि एसिड हैव अ सोर टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड आल्सो हैज H+ आयन। बेसिस के बारे में हम बात करें कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर मींस कड़वा होता है, देन आफ्टर एंड आर सोपी टू टच एंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब सॉल्ट्स की बात करें तो कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर नोन एज सॉल्ट्स। तो इसी के लिए लिखा है कि सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंडिकेटर्स के बारे में हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर, ओडर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। इट मींस कि अगर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको कि एसिड या बेस के साथ में मिक्स करने से उसका कलर चेंज हो रहा हो या फिर उसकी स्मेल चेंज हो रही हो, ओडर बोलते हैं उसको, एसिड या बेस ऐड करने से, तो उसको हम इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में अब हम और डिटेल में यहां पर देखेंगे चार्ट के थ्रू, जिसमें कि हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स में है लिटमस जो कि पर्पल डाई के फॉर्म में होती है, और लिचेंस जो कि प्लांट्स होते हैं वाटर के अंदर उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट होता है। एसिडिक मीडियम में जो हमारे पास लिटमस है वो रेड कलर का हो जाता है और बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर का हो जाता है। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे पास नेक्स्ट इंडिकेटर होता है टर्मरिक। टर्मरिक मीन्स हल्दी हिंदी में बोलते हैं। देन आफ्टर जो कि येलो कलर का हो जाता है एसिडिक मीडियम में और रेडिश ब्राउन हो जाता है बेसिक मीडियम में। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स की हम बात करें, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास में फिनोफ्थलीन है जो कि एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। देन आफ्टर सिंथेटिक इंडिकेटर का अनदर एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज जो कि हमारे पास एसिडिक मीडियम में रेड रहता है और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर्स जिनका की स्मेल चेंज होता है। स्मेल से चेंज होने वाले जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास है सबसे पहले ओनियन एक्सट्रैक्ट्स जिसका कि रिटेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन एसिडिक मीडियम, मतलब कि एसिडिक मीडियम में उसका जो स्मेल है वैसे का वैसे ही रहता है, एंड लूजेस इट्स स्मेल कंप्लीटली इन बेसिक मीडियम। अगर कोई भी सब्सटेंस बेसिक मीडियम में रहेगा तो ओनियन एक्सट्रैक्ट का स्मेल कैंसल खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट है वनीला एसेंस। ओडर रिमेन्स अनचेंज्ड इन एसिडिक मीडियम। वनीला एसेंस का भी जो ओडर है मतलब स्मेल है वो चेंज नहीं होता है एसिडिक मीडियम में। देन आफ्टर हमारे पास जब हम बेसिक मीडियम में उसको रखते हैं तो उसका स्मेल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, रिटेन इट्स पंजेंट स्मेल इन एसिडिक मीडियम, मतलब कि हमारे पास जो क्लोव ऑयल है उसका पंजेंट स्मेल एसिडिक मीडियम में ऐसे का सेम टू सेम रहता है। देन आफ्टर लूजेस इट्स स्मेल इन बेसिक मीडियम, मतलब कि इसका भी जो स्मेल है बेसिक मीडियम में आने के बाद खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ क्या होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग मेटल्स में हम देखते हैं
कि एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इट मीन्स कि जब एसिड को हम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख रहे हैं जिंक है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जिंक ग्रेन्यूल्स, H2SO4 एक्वस वाटर सॉल्यूशन है। इट मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास एक्वस स्टेट में है। देन आफ्टर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है जिंक सल्फेट जिसका कि केमिकल फॉर्मूला ZnSO4 है और प्लस H2 गैस बन जाता है और गैस जो है बबल्स के फॉर्म में रिलीज होता है। H2 गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं अगर हम एक बर्निंग कैंडल H2 गैस जहां पर इवॉल्व हो रही है उसके पास में लेकर के जाएं तो गैस जो है वो एक पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एसिड जो होता है वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन होगा तो उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहां भी हम देखेंगे कि एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू यूज यील्ड सॉल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इट मीन्स कि हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसको अगर एसिड के साथ ऐड कर रहे हैं तो वो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का इवोल्यूशन होगा। देन आफ्टर हमारे पास इसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर के देखें, सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है इसलिए S लिखा हुआ है। इसको हम HCl एक्वस के साथ जब ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड जो कि यहाँ पर हमें NaCl लिखा हुआ है। देन आफ्टर हम प्लस H2O मिलेगा प्लस CO2 गैस होगा। CO2 गैस इवॉल्व होती है बबल्स के फॉर्म में। इसी तरह से हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों ही केसेस में हमारे पास सॉल्ट ऑफ सोडियम प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन होता है। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है इसको हम एक क्लियर लाइम वाटर में जब पास करते हैं तो ये लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की टर्न्स हो जाता है। इट मीन्स कि वो एक व्हाइटिश शेड प्रोवाइड करता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट भी है कि अगर हमारे पास एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पास किया जाए तो वो लाइम वाटर फिर से क्लियर हो जाता है और इससे हमें पता चल जाता है कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लाइम वाटर जो मिल्की टर्न हो जाता है उसका रीजन होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाने से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि पार्शियली सॉल्युबल होता है और इस तरह से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O का फॉर्मेशन होने से मिल्कीनेस आ जाता है। अगर हम इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो उसमें हमारे पास मिल्कीनेस जो रहता है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में फर्दर वाटर है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐड कर दी जाती है और फर्दर तो उसमें हमारे को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस का फॉर्मेशन होता है और ये एक पूरी तरह से सॉल्युबल रहता है, इसलिए वाटर जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाता है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो इसमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड का एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे HCl लिया हुआ है, बेस का एग्जांपल हमने यहाँ पे एक NaOH को लिया हुआ है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है और बेस जो है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो NaCl है, एक्वस फॉर्म में रहेगा और H2O जो है वाटर लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी हम देखेंगे एग्जांपल एक मेटल ऑक्साइड का ले रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। देन HCl के साथ में जब ये रिएक्ट करता है तो कॉपर क्लोराइड एक्वस मतलब CuCl2 जो है कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन कलर का होता है वो फॉर्म में हो जाता है और साथ में H2O लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। कलर चेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि ब्लैक कलर का जो कॉपर सेकंड ऑक्साइड है कंप्लीटली डिसॉल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड क्लोराइड दैट इज CuCl2। तो इस तरह से हमारे पास ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें कि कलर चेंज भी दिखाई देता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड्स के साथ रिएक्शन होने से याद रखना है हमेशा सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। इसमें हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन रिएक्शन। आयोनाइजेशन बेसिस
ब्रेक डाउन इन वाटर टू जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि OH माइनस आयन कहलाते हैं। OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइड आयन के नाम से जानते हैं। बेसिस आर दैट सब्सटेंस विच कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर आर स्पेसिफिकली कॉल्ड अल्कलीज। ऐसे बेसिस जो कि वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं उनको हम अल्कलीज के नाम से भी जानते हैं। अल्कलीज में जो मेटल्स रहते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे जैसे कि NaOH है, KOH है, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, Na एंड K। इस तरह से हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है NaOH है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो KOH है। साथ में आगे हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं बेसिस के बारे में, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस है। अब हम NaOH को जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, मीन्स कि अगर इसको हम NaOH को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो Na प्लस आयन मिलता है और OH माइनस आयन होता है। इस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन ऑफ आयंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। सर्टेन एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑक्सीसॉल्ट। मतलब कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि NaOH जैसे जिंक के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हीट करने पे सोडियम जिंकेट ZnO2 जिंकेट आयन है, इसीलिए इसका नाम सोडियम जिंकेट है, जो कि एक ऑक्साइड के साथ में आयन बन रहा है। इसके साथ में हमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, वेयर Na2ZnO2 इज स्ट्रक्चरली नोन एज सोडियम जिंकेट। इस तरह से हमें सोडियम जिंकेट आयन का फॉर्मूला भी याद रखना है। रिएक्शन विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स की हम बात करें तो जनरली वो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल बेस हमने लिया है CaOH होल ट्वाइस एक्वस, इसके साथ हमने एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को लिया हुआ है, जो कि नॉन मेटल से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। इन दोनों के रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हमने देख लिया कि एसिड और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी कि रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड से तो उसमें हमारे पास सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए जो स्केल होता है उसको हम बोलते हैं pH स्केल। pH स्केल एक मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव स्केल होता है, जो कि pH का मतलब P स्टैंड्स फॉर पोटेंस मीनिंग पावर इन जर्मन। तो pH स्केल में हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन H3O+ कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि जो एसिड होता है उसका pH जो है वो 7 से लेस होता है। मतलब कि अगर हमारे पास एसिड है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का pH लेवल है वो 7 से लेस होना चाहिए, और अगर न्यूट्रल है कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड तो उसका pH जो होता है वो 7 होता है। अगर हमारे पास में वाटर है तो वो न्यूट्रल होता है, इन दैट केस उसका pH 7 होता है। देन आफ्टर बेस की हम बात करें तो बेस का pH जो है वो 7 से ज़्यादा होता है अगर हमारे पास, जिसका कि मतलब ये रहता है कि इसमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो H3O+ आयन कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। तो एसिड में हमारे पास जो H3O+ आयन रहता है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH माइनस आयंस, एंड बेसिस जो होते हैं उसका pH ग्रेटर देन 7 होता है, उसमें जो हमारे पास OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन है वो H3O+ आयन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा रहता है। देन आफ्टर हमारे पास डेली लाइफ में जो pH का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो है ह्यूमन बॉडी वो फंक्शन करता है इन अ वेरी स्मॉल pH रेंज 0.7.0, वेरी स्मॉल pH रेंज, जिसका कि pH होता है 7.0 to 7.8। When the pH of rainwater drops below 5.6, it is classified as acid rain, making aquatic survival difficult. It means कि अगर हमारे पास में जो रेनफॉल हो रही है क्योंकि उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स प्रेजेंट रहते हैं, जिस कारण से वाटर उसके साथ मिक्स हो जाने से एसिडिक रेन का फॉर्मेशन होता है, और pH जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर सॉइल का जो pH होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सॉइल का pH जो रहता है हेल्दी ग्रोथ के लिए, सॉइल बिकम्स ओवरली एसिडिक, फार्मर्स न्यूट्रलाइजेस इट बाय ट्रीटिंग फील्ड्स विद क्विक लाइम। अगर सॉइल का हमारे पास में ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसको क्विक लाइम ऐड करके और या फिर स्लेक्ड लाइम ऐड करके या चॉक पाउडर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको ऐड करके उसको न्यूट्रल बनाया जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो हमारे स्टमक के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
का फॉर्मेशन होता है और ये HCl जो होता है वो डाइजेशन को इंप्रूव करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक ओवर प्रोड्यूसेस एसिड कॉजिंग सीवियर बर्निंग एंड इरिटेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक्सेस ऑफ HCl का प्रोडक्शन हो जाए स्टमक के अंदर, तो इन दैट केस जो ह्यूमन स्टमक होता है उसमें बर्निंग और इरिटेशन सेंसेशन आने लगता है और स्टमक में पेन होना शुरू हो जाता है। इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम कंपाउंड यूज करते हैं उसको हम एंटा एसिड्स के नाम से जानते हैं, विच कैन बी अ माइल्ड बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड which neutralizes excess acid present in our stomach. Then after हम बात कर रहे हैं pH का और importance में tooth decay prevention. Tooth decay begins when localized pH inside the mouth falls below 5.5. जो हमारे पास फूड आइटम्स हम खाना खाते हैं उसके साथ में जो फूड आइटम्स रहता है वो बैक्टीरिया के थ्रू डिग्रेड होता रहता है, और जब इस फूड आर्टिकल्स के डिग्रेड हो जाने से जो पीएच रहता है माउथ का, इनसाइड माउथ, वो 5.5 से कम हो जाता है, तो उसको हम ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाने से टूथ का एनेमल खराब हो जाता है। तो जो माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि हमारे को डेंटल हाइजीन, इट मीन्स की जो फूड पार्टिकल्स माउथ में प्रेजेंट रहते हैं उसको भी रिमूव करता है, साथ में माउथ का पीएच जो है उसको 5.5 से 7 के नियर बाय ले जाता है। इस तरह से हम बेसिक टूथपेस्ट यूज करके और पीएच को वापस न्यूट्रल कर लेते हैं। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। हनी बी स्टिंग इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड कॉजिंग शार्प पेन, अप्लाइंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा गिव्स इंस्टेंट रिलीफ। कन्वर्सली अ नेटल लीफ स्टिंग इंजेक्ट्स मेथेनोइक एसिड which is traditionally treated by rubbing the area with basic leaves of dock plant. इस तरह से हम देखते हैं कि जो एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स जो कि जैसे हनी बी स्टिंग हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड बेस बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं तो उससे क्विक रिलीफ हो जाता है, और इसी तरह से नेटल लीव्स की स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक लीव्स जो कि उसी के पास में डॉग प्लांट्स की होती है उसको हम रब करके उससे रिलीफ पा सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल केमिकल कंपाउंड्स के बारे में कि एसिड बेसिस से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनका डे टू डे लाइफ में हमारे क्या क्या यूज होता है। फर्स्ट कंपाउंड हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड वाया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमनली नोन एज ब्राइन। तो जो सी वाटर होता है उसमें NaCl ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, या NaCl जो है उसके साथ वाटर के साथ मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन बनता है उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद उसमें NaOH फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है एनोड पे, और H2 गैस कैथोड पर कलेक्ट होती है। इस तरह से हमारे पास जो 3 कंपाउंड्स मिल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। एनोड पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है जिसको कि हम PVC बनाने में या फिर डिसइंफेक्टेंट्स में यूज कर सकते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं जिसको कि हम CFCs बोलते हैं, उसमें यूज आता है। कैथोड पे जो प्रोडक्ट कलेक्ट होता है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे रहता है, जिसका कि हम फ्यूल या अमोनिया फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज करते हैं। बेस कलेक्शन जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, वो नियर द कैथोड चैम्बर कलेक्ट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मल्टीपल यूजेस हैं जिसको कि हम आगे फर्दर देखेंगे। अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है क्लोरीन गैस का यूज करके होता है, प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम जो होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके साथ जब क्लोरीन गैस मिक्स होता है तो जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 सॉलिड फॉर्म में है। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं, और H2O के साथ में इसमें फॉर्म होता है। इसको हम यूज करते हैं टेक्सटाइल ब्लीचिंग में, या वुड पल्प मैन्युफैक्चरिंग में, या डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर जो है ये फॉर्म होता है और इसके हम कई यूजेस देख चुके हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास में है बेकिंग सोडा, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा। Why it is known as baking soda? Because it is used for baking purposes of food articles. जैसे कि हम देख रहे हैं
केमिकली टर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली बाय सॉल्वेज प्रोसेस, जिसमें कि NaCl है प्लस H2O है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है। इन सभी के मिलाने से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 का फॉर्मेशन होता है। इस NaHCO3 को हम जब थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि हीट करते हैं कुकिंग के ड्यूरेशन में, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर H2O है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसके कारण कि जो बेकिंग हम करते हैं केक्स का या किसी भी इस तरीके के आर्टिकल्स का, तो वो फफी स्पॉन्जी बन जाता है। तो यूजेस में हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेंट इन बेकिंग पाउडर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक केक्स स्पॉन्जी। एंटासिड्स एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में यूज आती है। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं वॉशिंग सोडा, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ये 10H2O जो वाटर है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो कि इस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्रिस्टल्स के फॉर्म में अटैच्ड रहता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रक्चरल रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इट मीन्स कि हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर हमने रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में जब इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं और ये फिर वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10H2O है। इसका हम यूजेस कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इसका हम यूज करते हैं ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, परमानेंट रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए भी यूज किया जाता है। इट मीन्स कि वाटर में जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, जिसको कि हम परमानेंट हार्डनेस के नाम लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O है। इसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के भी नाम से जानते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन। हीटिंग बियॉन्ड दिस क्रिएट बर्न्ट डेड प्लास्टर विदाउट हाइड्रोलिक सेटिंग प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर दें तो डायरेक्टली कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि डेड बर्न प्लास्टर कहलाता है, और इसके अंदर जो वाटर के साथ मिक्स करने के बाद हार्डनेस की जो प्रॉपर्टीज रहती है वो खत्म हो जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, जिसका कि नाम जिप्सम है, उसको हम जब 373 डिग्री पर हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है और 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें से इवेपोरेट होकर के रिलीज हो जाता है। जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिसको कि हम POP के भी नाम से कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं, इसको जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऐड करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O सॉलिड जिप्सम का फॉर्मेशन होता है और ये डिजायर्ड शेप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो POP है वो तरह तरह के शेप्स बनाने के लिए भी यूज में आता है और इसका एक अल्टरनेटिव यूज प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में अपन देखेंगे कि अगर हमारे पास कई मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनके साथ में वाटर अगर अटैचमेंट में रहता है क्रिस्टल्स फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में, तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम कॉपर सल्फेट के बारे में बात करें तो कॉपर सल्फेट के साथ में 5H2O वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, जिसको कि हम हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स रहते हैं तो उसको ब्लू कलर का दिखाई देता है। हीटिंग ड्राइव्स अवे द 5 वाटर मॉलिक्यूल्स टर्निंग द पाउडर टू डल व्हाइट। इट मीन्स कि जो हमारे पास CuSO4 इट मीन्स हमारे पास जो कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O है, इसको वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने के कारण ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। बट जब इसको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स इससे डीअटैच हो जाते हैं और इवेपोरेट होकर के रिमूव हो जाते हैं। देन आफ्टर जो हमारे पास CuSO4 बचता है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे हाई यील्ड CBSE बोर्ड क्वेश्चंस की विद डिटेल्ड एनालिटिकल लॉजिक। इसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि व्हाई डू ड्राई एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर और अल्टर द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ड्राई एसिड होता है जैसे ड्राई HCl गैस, उसके अंदर वो H3O+
आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि H3O प्लस आयंस के प्रेजेंस के लिए वाटर का प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए एसिड्स डेमोन्स्ट्रेट एसिडिक प्रॉपर्टी प्योरली ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दैट इज H3O प्लस आयन. These ions cannot dissociate from the molecules in absolute absence of water. When water is present, then this HCl plus H2O gives H3O plus and Cl minus ion. That's why dry HCl gas lacks hydronium ion, keeping it incapable of altering dry litmus paper colors. इसका मतलब ये हुआ कि HCl जो हम गैस यूज कर रहे हैं उसके अंदर H3O प्लस आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए वो ड्राई लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं कर पाता है और ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाई इट इज स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड टू ऐड कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। मीन्स कि कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में धीरे धीरे करके क्यों मिक्स किया जाता है, डाइल्यूट करने के लिए, और कभी भी वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में ऐड नहीं करते हैं। इसके लिए रीजन ये है कि द आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड इज फिनोमिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मीन्स कि हमारे पास जो वाटर एट जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसको डाइल्यूट करने का जो प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को जो हीट रिलीज हो रही है उसको धीरे धीरे करके हीट रिलीज हो, इसलिए जरूरी है कि एसिड को वाटर में स्लोली ऐड किया जाए और साथ में स्टीरिंग करते रहें। तो इफ वाटर इज poured डायरेक्टली इनटू द बल्क कंटेनर ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, the immense ionized heat generated instantly vaporizes the water, causing highly corrosive acid to violently splash out onto skin or clothes. The sudden intense localized thermal expansion can also shatter standard glass laboratory apparatus. इसका मतलब यह है कि अगर हम कभी भी वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में डायरेक्टली ऐड कर दें तो उससे इतना ज़्यादा हीट रिलीज होगा कि जो एसिड है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, और साथ में जिस भी बीकर या कंटेनर में एसिड रखा हुआ है वो उस एक्सेसिव हीटिंग के कारण एक्सप्लोड भी हो सकता है। इसके लिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं किया जाता है। एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड वाटर में धीरे धीरे करके ऐड करते हैं और स्टीरिंग, कांस्टेंट स्टीरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन अ बैच ऑफ फ्रेश मिल्क इज ट्रांसफर्ड इनटू कर्ड, डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड शिफ्ट अलोंग अ पीएच स्केल। इसका मतलब यह है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो फ्रेश मिल्क होता है जब वो कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि फ्रेश मिल्क जो होता है उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, मेंटेन्स अ बेस पीएच ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहता है और उसका पीएच जो है वो 6 होता है। व्हेन बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. The active increase in hydrogen ion concentration causes localized pH value to drop significantly below 6, giving curd its sour taste. It means कि जो हमारे पास lactobacillus present होता है वो मिल्क को, फ्रेश मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, और जो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस लैक्टिक एसिड के कारण जो कर्ड रहता है वो सोर टेस्ट का हो जाता है और उसका पीएच 6 से काफी नीचे हो जाता है। इट मीन्स कि जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो इन दैट केस उसका पीएच जो है वो 6 से लो हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी टाइनी पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। समर सीजन में जो मिल्क का लैक्टोबैसिलस के साथ में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं कि मिल्कमैन जो रहता है वो बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड करता है फ्रेश मिल्क के साथ में। तो उसका रीज़न ये है कि बेकिंग सोडा जो है वो माइल्ड बेस है, और जिसलिए माइल्ड बेस होने के कारण, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं आंसर में, कि बेकिंग सोडा NaHCO3 इज अ माइल्ड अल्कलाइन सॉल्ट। एडिंग इट शिफ्ट द pH ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू अ स्लाइटली बेसिक रेंज। इट मीन्स कि लिटिल बिट हाई हो जाता है 6 से pH, तो which deliberately prevents the rapid accumulation of lactic acid, thereby preventing the milk from spoiling or curding during the transit. It means कि जब हम मिल्क को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन को रोकने का काम करता है बेकिंग सोडा। इसीलिए बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं तो वो काफी समय तक मिल्क स्पॉइल होने से बच जाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस ट्रीटेड मिल्क टेक्स एन अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब ये पूछ रहे हैं कि इसको हमारे को अगर मिल्क को यूज करते हैं कर्ड बनाने के लिए तो ज्यादा टाइम क्यों लगता है।
तो ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा एडेड मिल्क है इसका पीएच ऑलरेडी 6 से ज़्यादा हो चुका रहता है, तो इसीलिए इस पीएच को वापस फिर से 6 से लोअर आने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा एडेड मिल्क टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड। इस तरह से आज हमने समझा कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में, और एसिड बेसिस का रिएक्शन होने से जो कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड और जो भी हम चैप्टर्स बना रहे हैं इसमें 2 पार्ट्स में चैप्टर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर्स के थियोरेटिकल और स्टडी मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चे अपने चैप्टर को आसानी से लर्न कर सकें। नेक्स्ट वीडियोस जो हमारे रहेंगे वो चैप्टर के, उनमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और अदर एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आपको अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखना है या फिर और एडिशनल क्वेश्चंस सीखना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में उसको ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और सेव करें।